हाय स्टूडेंट्स, आई एम बैक नाउ। और आज अभी के वीडियो में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मटेरियल्स कंट्रोल के टूल, जिसके अंदर हम बहुत सारे टूल्स की बात करेंगे वन बाय वन। पर आज के वीडियो का मेन हीरो जो रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू। उस टूल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है सभी लोगों को वीडियोस से समझ में आ रहा है, सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। और जो भी आपको समझ में आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं मटेरियल कंट्रोल के टूल के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी स्लाइड और उसके बाद हम शुरू कर देंगे इस वीडियो, राइट। तो दिस वन, अच्छा, ये आपके साथ जो शेयर हुआ है अभी फिलहाल, क्वेश्चन शेयर हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक्चुअली आपके साथ पीपीटी शेयर करना है। गिव मी अ सेकेंड। चलिए, अब हम शेयर करते हैं आपके साथ। मटेरियल्स कंट्रोल टूल, राइट। ये आपके साथ पीपीटी शेयर हो गई है। अभी होपफुली सभी की स्क्रीन पर ये विजिबल है। और हमें स्टार्ट करना है मटेरियल्स कंट्रोल के टूल। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, अपने बच्चे क्या पढ़ा था, मटेरियल्स कंट्रोल के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, हम कौन से डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली यूज करते हैं, जिसमें हमने एमआरएन, सीआरएन, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, कोटेशंस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करी थी। अभी क्या है कि मटेरियल का फिजिकल फ्लो कंट्रोल करने के लिए, उसके स्टॉक को एक लिमिट करने के लिए, ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए, आउट ऑफ डेट ना हो जाए, बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल, टेक्निकल कंट्रोल लगाने के लिए हमें कुछ कंट्रोल टूल्स की जरूरत है। और उन कंट्रोल टूल्स में सबसे पहला जो टूल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है बच्चे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू। और स्टार मार्क देख करके आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ एमए में ही नहीं पूछा जाता बच्चे, एमए के अलावा ये कई बार ये आपके काम आएगा पीएम में, आपके एफएम में काम आएगा। दोनों ही स्किल लेवल के सब्जेक्ट्स हैं और होपफुली सभी को पता है ना। सो पीएम में काम आएगा, एफएम में काम आएगा, एपीएम में कभी कभी काम आएगा, राइट। तो बहुत एग्जैक्टली वाइड एप्लीकेशन है, ध्यान से पढ़े। इवन जो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मटेरियल्स की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी ना, वो डॉक्यूमेंटेशन आपके ऑडिट में कई बार काम आ जाता है ना। तो कोई भी चीज जो आप इवन नॉलेज लेवल पर पढ़ रहे हैं वो आपके कोर्स से तो कनेक्टेड है ही, या आगे के लेवल्स पर तो काम आएगी ही आएगी। बट आपके प्रोफेशनल जो आपका फील्ड है उसमें भी आपको बहुत मदद करने वाली है वो चीज, तो आप प्रोफेशनली उससे मदद लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम केसेस में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मटेरियल चैप्टर से जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस सेक्शन से क्वेश्चन होंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है, राइट। इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। अगर मैं इसे ये बोला जाए कि सर एक वन वर्ड में इसका मीनिंग बता दो, एक सिंगल वर्ड में ईओक्यू का मीनिंग बता दो, तो मैं बोलूंगा इसका मतलब है अप्रोप्रिएट ऑर्डर प्राइस, है ना। यानी कि जब भी परचेज मैनेजर ऑर्डर करने लगे, सामान ऑर्डर करने लगे, तो वो सप्लायर को कितने क्वांटिटी का ऑर्डर दे, कितना सामान वो मंगाए, ताकि वो उसके लिए इकोनॉमिकल पड़े, राइट। अब इकोनॉमिकल का मतलब हमने जाना था कि कॉस्ट कम हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी एंड अदर फैक्टर्स, है ना। तो क्या सामान एक बार में ऑर्डर करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, इस क्वेश्चन का अगर आंसर जानना है हमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। ये वो क्वांटिटी है जो परचेज करनी चाहिए एक बार परचेज ऑर्डर के टाइम, राइट। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। यस, वेरी गुड। देन आगे बढ़ जाते हैं।
बताया है मैंने, वही चीज दोबारा लिखी है। इट इज द ऑर्डर क्वांटिटी और लॉट साइज, ये वो ऑर्डर क्वांटिटी या लॉट साइज है दैट अ बिजनेस शुड परचेज एट अ टाइम, एक बिजनेस को एक टाइम पर परचेज करनी चाहिए, है ना, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट, है ना। तो क्या मतलब क्या बोला इन्होंने, कहता है ये वो वाला ऑर्डर साइज है जो एक बिजनेस को एक बारी में क्या करना चाहिए, एक बारी में परचेज करना चाहिए। क्यों? टू मिनिमाइज इट्स टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट ना। अगर कोई बिजनेस अपनी इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को कम से कम बच्चा करना चाहता है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही वो ऑर्डर साइज है जिससे ये काम किया जा सकता है। चाहे लेस विजिबल हो गया मुझे लग रहा है, एक मिनट रुको मैं इसको इरेज कर देता हूं, राइट। ठीक है, नाउ इट इज क्लियरली विजिबल, राइट। आई वांटेड टू हाईलाइट द सेम बट ठीक है वो नहीं हुआ, मैंने इसको इरेज कर दिया, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ सो दैट फोकस एरियाज आपको पता चलते रहे। ओके, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, ऐसी क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं जिससे इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट जो है बच्चे वो कम हो जाए। यस, हाँ जी सर, यस समझ में आया। ठीक है, अब बात जो बनती है आगे वो क्या है कि भाई इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट का मीनिंग भी तो बता दो सर। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, कहता है तो देखो क्या लिखा है हियर, इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट मींस व्हाट, तीन चीजें होती है बच्चे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्या करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के थ्रू वॉट एवर परचेजेस वी आर जस्ट मेकिंग, वॉट एवर परचेजेस ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली making through purchase manager, the organization wants to control the purchase or inventory related cost with the help of economic order quantity. And there are three major elements of cost related to, you can say, inventory. That is, first is the purchase cost, second is the ordering cost, and third is the carrying cost. These three are the major elements of इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट। और हम किसी एक पर फोकस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बच्चे हर एक एलिमेंट पर फोकस कर रहे हैं और टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को कम से कम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ऑर्डर साइज दिया जाए जिसके थ्रू ये तीनों का टोटल कम से कम किया जा सके। पर सर ये तीनों होती क्या है, हमें ये भी तो बता दो। हमें तो ये भी नहीं पता ये तीनों होती क्या है, आपने तो कुछ लिख दिया कि भाई ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है और इसको तो हम कम करना चाहते हैं, तो ये तीनों क्या होती है, चलते हैं पढ़ते हैं जी परचेज कॉस्ट क्या होती है ना। ऐसी भी क्या बात है, व्हाट इज द परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट बच्चे क्या है, परचेज कॉस्ट वही है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जब आप पढ़ रहे थे लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक आध वीडियो पहले, है ना, जब मैंने बोला था कि परचेज करते टाइम अपार्ट फ्रॉम परचेज प्राइस देयर आर अदर एलिमेंट्स दैट वी कैन इंक्लूड इन द परचेज कॉस्ट टू कैलकुलेट द इफेक्टिव परचेज कॉस्ट और लैंडेड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, राइट राइट। दैट परचेज कॉस्ट वी वांट टू कंसीडर हियर। परचेज कॉस्ट का मतलब क्या है, इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए whatever price we had paid including the purchase price, taxes, freights, transit insurance, ये सारी चीजों का मिला जुला रूप जो है उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज कॉस्ट। हम ये सोचते हैं कि परचेज कॉस्ट हमेशा हमारी क्या हो, हमारी परचेज कॉस्ट जो है वो कम से कम आए, राइट। हम कम से कम परचेज कॉस्ट लाना चाहते हैं, इसीलिए हम इन्वेंट्री के साइज की, ऑर्डर साइज की बात करते हैं। करेक्ट बात है, यहाँ तक जी हमें समझ आ गया सर परचेज कॉस्ट। तो यहाँ पर परचेज कॉस्ट का मीनिंग भी डिस्प्ले कर देते हैं, क्या, इट इज द इफेक्टिव परचेज प्राइस ऑफ द लैंडेड कॉस्ट, है ना, यही बात करी। देन it is relevant for EOQ only when quantity discounts are available। बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत ध्यान से याद रखना है, राइट। कि क्या ये है क्या आखिरकार, ठीक है, कहता है इट इज रेलिवेंट फॉर EOQ ओनली व्हेन, क्या,
क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर अवेलेबल। सही, क्वांटिटी डिस्काउंट्स क्या है बच्चों, है ना। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो लाइक वेजिटेबल मार्केट में आप मामा के साथ जा रहे हो और आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है और आप बहुत सारी वेजिटेबल्स को बाय करने वाले हो, राइट। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वेजिटेबल का नाम ले लेते, लेट्स से पोटैटो इटसेल्फ, आलू ले रहे हैं हम, है ना। और हम जाते हैं वेंडर के पास और मम्मा पूछती है बताओ भैया रेट क्या है ना। देन द वेंडर सेज के लेट्स से 10 रुपीज पर केजी। ठीक है। उसने बोला 10 रुपए पर किलो या लेट्स से 20 रुपए पर किलो, है ना। कितने रुपए का मिल रहा है जी आलू। तो मम्मा पूछती है अच्छा अगर मैं 10 किलो लूंगी तो कितने का प्राइस पड़ेगा, है ना। और अगर वेंडर सिंपली आंसर करता है 20 × 10 200 रुपए का, so that was exactly not the answer that mama was expecting from the vendor, है ना। मामा ये वाला आंसर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो उनको भी आती है ना, कि 20 रुपए किलो है और अगर 10 किलो खरीदूंगी तो 200 का ही पड़ेगा। व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग एक्चुअली, व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग एक्चुअली, बता दो ना। क्या, कि अगर 20 रुपए पर किलो है तो 10 किलो में थोड़ा कम मुझे बताए, 180 बोले 160 बोले, तब तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, मुझे ये बल्क में बाय करने का डिस्काउंट दे रहा है ना। और यहाँ हम बात किस चीज की कर रहे हैं, ऑर्डर साइज की, मतलब मुझे कितना सामान एक बारी में खरीदना चाहिए, है ना। तो अगर एक बारी में ज्यादा खरीदूंगा तो क्या डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो ये मैटर कर जाता है कि अगर डिस्काउंट मिलेगा तो मैं एक बारी में ज्यादा खरीदने के बारे में सोचूं, और अगर मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो मैं एक बारी में ज्यादा क्यों खरीदूं, मैं तो कम ही खरीदूंगा, है ना। अगर वेंडर बोल दे कि भाई नहीं जी हम तो इतना ही देंगे, 10 किलो लो, 20 किलो लो, 50 किलो लो, हमारा रेट 20 रुपए फिक्स है ना। तो भाई फिर हम सोचेंगे यार 1-2 किलो ले लेते हैं, अभी जरूरत इतने की ही है, और अगर कोई फंक्शन है जरूरी है तो जितना चाहिए उतना ले लेंगे, राइट। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ऑर्डर साइज बढ़ाया जाए या घटाया जाए। तो इसीलिए क्या लिखा है कि परचेज कॉस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट जब बनती है जब मुझे बल्क परचेजेस पर डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं, यानी कि क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेंगे। क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट्स अवेलेबल फॉर बल्क परचेजेस। अगर आप एक साथ बहुत सारा सामान खरीदते हैं तो बल्क परचेजेस पर जो डिस्काउंट अवेलेबल है उसको क्वांटिटी डिस्काउंट बोलते हैं। और अगर क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल है तो ही बेटा परचेज कॉस्ट आपके लिए रेलिवेंट है, अदरवाइज परचेज कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं है इकोनॉमिक ऑर्डर साइज निकालने के लिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इस बात को मैं एक बारी क्वेश्चन के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा, पर ये बात हमेशा याद रखना कि जब तक क्वांटिटी डिस्काउंट की बात नहीं होगी तब तक परचेज कॉस्ट की बात हम नहीं करेंगे। करेक्ट, ओके। अच्छा सर, परचेज कॉस्ट की बात नहीं करेंगे, फिर उसके बाद और क्या, और भी कुछ है क्या। हाँ जी, और भी कुछ है। तो आगे अगली कॉस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। परचेज कॉस्ट हमने समझ ली क्या होती है। इसके बाद अगली कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट, है ना। दिस इज रेलिवेंट कॉस्ट जो हम हर बार कंसीडर करेंगे, हर तरीके के ईओक्यू के लिए कंसीडर करेंगे। डिस्काउंट मिले ना मिले कोई मैटर नहीं करता। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सर इतना सारा बता दिया, बता भी दो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती क्या है आखिरकार। तो क्या होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, मीन्स cost associated with every purchase order and are incurred every time a purchase order is made out। मतलब क्या सर, ये तो कुछ हाई फाई इंग्लिश हो गई, अभी तो हमें नहीं समझ में आई है इंग्लिश कि कहना क्या चाहते हो आप, है ना। कहता है मींस, अगर हम बात करें कॉस्ट एसोसिएटेड विथ एवरी परचेज ऑर्डर, ये किससे एसोसिएट करती है, हर परचेज ऑर्डर से। यानी कि जब भी हम कोई एक परचेज ऑर्डर कर रहे हैं तब ये कॉस्ट अराइज होगी। एक परचेज ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी हम मंगा रहे हैं दैट डजंट मैटर, कितनी क्वांटिटी हम मंगा रहे हैं दैट डजंट मैटर, एक बारी परचेज ऑर्डर इशू कर रहे हैं तो ये कॉस्ट आएगी। अच्छा ये सर बहुत टेक्निकल हो गया ना, नहीं समझ में आया कि जब भी हम एक परचेज ऑर्डर कर रहे हैं तब ये कॉस्ट आएगी, एक बार ये समझा दो ना। तो लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग सभी करते हैं, है ना। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिससे आप शॉपिंग करते हैं,
यू नो कि ऑनलाइन शॉपिंग पर जो वेबसाइट है आपसे डिलीवरी चार्जेस लेती है अनलेस यू आर अ प्राइम मेंबर, है ना। अगर हम अमेजोन की बात करें तो अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है तो आपके डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं, पर सभी के पास तो प्राइम मेंबरशिप नहीं होती ना, राइट। तो डिलीवरी चार्जेस लगते हैं सभी के, करेक्ट बात है, ओके है, यस। तो मान लो आपको कोई सामान मंगाना है ना, लेट से 100 रुपीज का सामान वो है ऑनलाइन और वो आपको मंगाना है, और आपके डिलीवरी चार्जेस लेट से आ रहे हैं 40 रुपीज, तो मतलब वो इफेक्टिवली 100 रुपीज का सामान आपको 140 का पड़ेगा, राइट। अब आप कई बार ही सोचते हो कि यार ये तो बड़ा महंगा पड़ रहा है ना, मतलब 100 रुपए की चीज नहीं है, 40 रुपए का डिलीवरी चार्जेस लग जाएंगे, बेकार है ना। तो सभी को पता है कि बहुत सारी वेबसाइट एक मिनिमम ऑर्डर अगर आप करते हैं, मिनिमम वैल्यू का एक ऑर्डर करते हैं, तो आपके डिलीवरी चार्जेस को क्या करती हैं, हटा देती है। अमेजोन पे मेरे ख्याल से यू बेटर नो, पर मुझे जहां तक आइडिया है कि 500 रुपए अगर आपकी कार्ट में है, 500 रुपए का सामान आप मंगा रहे हो, तो नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी डिलीवरी, है ना, इफ आई एम राइट। तो मुझे इतना पता है अभी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे यार, ठीक है 100 रुपए का सामान 40 रुपए डिलीवरी चार्जेस, अभी इसको कार्ट में डाल के छोड़ देते हैं, देखते हैं 500 रुपए कार्ट की वैल्यू कर लेंगे, ठीक है। अब 500 रुपए कार्ड की वैल्यू कर लेंगे तो क्या होगा कि वो जितने भी मान लो 100 रुपए का और सामान मंगाया उसके चार्जेस डिलीवरी चार्जेस हैं, फिर 200 का और है उसके भी चार्जेस डिलीवरी चार्जेस हैं, अलग अलग अगर आप मंगाओगे तो आप क्या करोगे, एक्यूमुलेट करोगे और ऑर्डर साइज 500 रुपए का करोगे, और 500 रुपए के ऑर्डर साइज पर बोलोगे कि अच्छा अब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, मेरा डिलीवरी का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो आप वेट करते हो ना कि यार बेकार में बार बार ऑर्डर प्लेस करना कोई फायदा नहीं है, 500 रुपए की वैल्यू का इकट्ठा ऑर्डर प्लेस करो, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, एक दो दिन में तो मुझे सामान मंगाना ही है ना। और बहुत फ्रीक्वेंटली मंगाना होता है तो बहुत लोग क्या कहते हैं कि यार हम प्राइम मेंबरशिप ही ले लेते हैं ना, राइट। और ठीक है, राइट, तो हम ऐसा करते हैं। तो यानी कि इस बात से मैटर नहीं करता आपने कितना सामान मंगाया, अगर आपने 100 रुपए का सामान एक बार मंगाया, 500 का नहीं मंगाया, 40 रुपए डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, फिर 100 रुपए का सामान मंगाया, फिर 40 रुपए डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, फिर 100 रुपए का सामान मंगाया, 40 रुपए डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। 500 का सामान अगर आपने 5 बारी 5 ऑर्डर्स में 100 रुपए करके अलग मंगाया, तो 40 रुपए 5 ऑर्डर के 200 रुपए आपके डिलीवरी चार्जेस ही लग जाएंगे। और ये इस बात से रिलेटेड है कि सामान आपने कितनी बार मंगाया या कितनी बार ऑर्डर किया, कितना सामान मंगाया डजन, है ना, राइट। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही है कि आप कितना ऑर्डर साइज देते हो, इस बात से कई बार बहुत सारी कॉस्ट मैटर नहीं करती हैं, पर ये मैटर कर जाती है चीज कि आप कितनी बारी ऑर्डर देते हो, यानी कि कितने ऑर्डर्स प्लेस करते हो, कितनी बारी बोलते हो कि हमें सामान चाहिए, हमें सामान चाहिए। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो किससे रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स से, ना कि क्वांटिटी ऑर्डर से। अगर आप ज्यादा भी मंगाओगे, मतलब मान लो आपको 10,000 यूनिट मंगाने हैं, 10,000 यूनिट मंगाने हैं कोई प्रोडक्ट एक्स के, और आप 10,000 यूनिट्स को 10 ऑर्डर में मंगाते हो, 100 यूनिट्स 10 बारी मंगाते हो, तो हो सकता है आपको 10 ऑर्डर की 10 बारी कॉस्ट हो, है ना। लेकिन अगर आप जो है उन्हीं 1,000 यूनिट्स को 100 ना करके 1,000 यूनिट्स इकट्ठे ही मंगा लेते हो, तो ऐसा हो सकता है कि एक बारी एक ऑर्डर की कॉस्ट आपको देनी पड़े, उसके अलावा और 9 ऑर्डर की कॉस्ट बढ़ जाए, बच जाए। तो आप जरूर सोचोगे कि यार 1,000 यूनिट्स को 100 यूनिट्स करके 10 बारी मंगाऊं, या 1,000 यूनिट को एक ही बारी मंगा लूं, ताकि वो 9 बारी जो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो बच जाए। तो ये किससे मैटर करा कि आपने कितनी बारी मंगाई। होपफुली एग्जाम्पल से क्लियर है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जो अभी मैं नीचे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। कुछ और एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क, परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, ये सब आपको हर बार जब आप परचेज करते हो तो हर बार ये होता है, परचेज ऑर्डर प्लेस करना, परचेज रिक्विजिशन बनेगा, स्टोर की तरफ से सारी चीजें जाएंगी, तो ये सब कुछ होगा, है ना। तो पेपर वर्क हर बार करना पड़ेगा, अगर 10 ऑर्डर करोगे तो 10 बार पेपर वर्क लगेगा, एक बार ही ऑर्डर करोगे तो एक बार ही पेपर वर्क होगा, तो उसकी कॉस्ट लगेगी, है ना, एक ही बार की।
कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेगोशिएशन एंड लाइजनिंग विद सप्लायर्स, ये भी होता है कि भाई सप्लायर से वो कोटेशंस मंगा रहे हैं, बातचीत चल रही है, अच्छा इतने टाइम तक चाहिए, ये है वो है, 50 चीजें, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन्वॉल्व है उसकी कॉस्ट उसमें आ जाती है कि यार अगर 100 बारी करेंगे काम, 100 बारी ये चीजें करनी पड़ेंगी, एक बारी कर लेंगे तो एक ही बारी हो जाएगी। देन कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, जब गुड्स आएगा तो बार बार, अगर 10 बारी आएगा तो 10 बारी इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, सैंपल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, अगर एक बारी आएगा तो एक ही बारी में काम हो जाए, राइट। तो दीज कॉस्ट इंक्रीज, ये कॉस्ट कैसे इंक्रीज होती है? विद द इंक्रीज इन परचेज ऑर्डर, अगर आप ज्यादा बारी मंगाओगे, अभी बोला, तो ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और अगर आप कम बारी मंगाओगे तो ये कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। तो इस कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करना है, क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, द नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, द नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर शुड बी केप्ट मिनिमम, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कम से कम होने चाहिए। अब नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कैसे होंगे, बाय इंक्रीजिंग द ऑर्डर साइज, और वही हम डिसाइड करने वाले हैं कि एक बारी में कितना सामान मंगाएं। मान लो 10,000 यूनिट्स मंगाने हैं, अगर 10,000 यूनिट्स को आप हजार हजार करके 10 बारी में मंगाते हो तो 10 ऑर्डर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑर्डर साइज इंक्रीज कर देते हो, 5,000 यूनिट्स का एक ऑर्डर करते हो, तो ऑर्डर साइज इंक्रीज करते ही आपके 2 ऑर्डर्स में काम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने 2 ही ऑर्डर करे, एक ऑर्डर करोगे तो और कम हो जाएगी। तो इसलिए ऑर्डर साइज डिसाइड करते टाइम हम ये भी सोचते हैं कि एक बारी में कितना सामान मंगाए, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है, अगर एक बारी में कम मंगाएंगे तो ज्यादा ऑर्डर हो जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और एक बारी में ज्यादा ऑर्डर मंगा लेंगे, ज्यादा सामान मंगा लेंगे तो ऑर्डर्स कम होंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करना है तो एक बारी में ज्यादा सामान मंगा लेना चाहिए, दैट इज द वे टू रिड्यूस द ऑर्डरिंग कॉस्ट। समझ आई बात कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। होपफुली बच्चे सभी को समझ में आ गए व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। चलें आगे बढ़े फिर, है ना। पहली कॉस्ट हमने समझी कि परचेज कॉस्ट होती है, जो खरीदने की कॉस्ट है, पर मैंने ये बताया ये तभी रेलिवेंट है, कब रेलिवेंट है, जब जब क्या हो, जब क्या हो, क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल है, अगर क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं तो ये कॉस्ट भी रेलिवेंट नहीं है ना। फिर मैंने क्या बोला, दूसरी कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर्स से रिलेटेड है, और ये हमेशा रेलिवेंट है, ये ऑर्डर साइज बढ़ाने के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिड्यूस होते हैं तो ये कॉस्ट कम होती जाती है, इसलिए कोशिश ये रहती है एक बारी में ज्यादा सामान मंगा लिया जाए, राइट। आगे तीसरी कॉस्ट है बच्चा कैरिंग कॉस्ट या स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट, इसको कई बार बोलते हैं, पर बेटर, सबसे बेटर नाम है कैरिंग कॉस्ट, है ना। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट या स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट वैसे सिनोनिमसली यूज किया जाता है, सबसे बेटर नाम कैरिंग कॉस्ट, राइट। मीन्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद कैरिंग और होल्डिंग, कि भाई सामान को, जैसे मैंने बोला स्टोरेज, स्टोरेज, कैरिंग जो है सबसे सही नाम है, लेकिन अगर याद रखने की बात आती है ना, तो याद रखने के लिए जो सबसे बेटर नाम रहता है वो है स्टोरेज, स्टोर करने की कॉस्ट ना, कि भाई जब सामान मंगाएंगे, ज्यादा सामान मंगाएंगे तो स्टोर भी ज्यादा करना पड़ेगा, और स्टोर ज्यादा करना पड़ेगा तो स्टोरेज कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, है ना। मीन्स द कॉस्ट एसोसिएटेड विद कैरिंग और होल्डिंग रॉ मटेरियल इन स्टॉक, जब हम स्टॉक को, रॉ मटेरियल को होल्ड करते हैं, ये वो वाली कॉस्ट होती है। और इसमें क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड इन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, है ना। भाई रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, जब सामान मंगाते हैं तो इन्वेंट्री क्रिएट होती है, और इन्वेंट्री क्रिएट होती है तो उसमें कैपिटल लगती है, पैसा लगता है, इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए पैसा लगता है, बिना पैसे के इन्वेंट्री क्रिएट नहीं होती, और वो पैसे को आपने कहीं से तो रेस किया होगा, लेट से बैंक से लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट किया है, वॉट एवर इट इज, वहां पर आपका इंटरेस्ट जा रहा होगा। तो अगर आप कोशिश ये करते हैं यार इतनी सॉरी इतनी बड़ी इन्वेंट्री रख रखी है, अगर हम थोड़ी कम इन्वेंट्री रख दें तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इंटरेस्ट भी कम होगा, तो इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट, समझ गए कि स्टोरेज, इसीलिए हम इसको प्योरली स्टोरेज कॉस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टोरेज के अलावा और बहुत सारी चीजें आती है, तो बेटर नाम कैरिंग कॉस्ट है, पर याद रखने के लिए आप स्टोरेज कॉस्ट याद रख सकते हैं, राइट। ओके, अगली चीज क्या है,
स्टोरेज इंश्योरेंस, ठीक है, समझ में आता है, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। वेयर हाउसिंग चार्जेस, वेयर हाउस का रेंट वगैरह, अगर ज्यादा सामान मंगा रहे हो तो ज्यादा बड़ा वेयर हाउस, कम सामान मंगा रहे हो तो कम बड़ा वेयर हाउस, है ना, और एग्जैक्टली उतना ही रेंट, तो वो सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें। लॉस ड्यू टू स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल्स ड्यूरिंग स्टोरेज, ज्यादा सामान मंगा रहे हो, ज्यादा स्टोर हो रहा है तो स्पॉइलेज, खराब होने की परसेंटेज भी बढ़ जाती है, कम सामान मंगा रहे तो खराब होने की परसेंटेज भी कम हो जाती है, उससे लॉस होता है स्टोरेज कॉस्ट में, है ना। इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, आउटडेट होने का रिस्क बढ़ जाता है अगर ज्यादा सामान होता है, कैरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है, राइट, ठीक है। दीज कॉस्ट इंक्रीज विद द ऑर्डर साइज। अभी देखो, हमने देखा कि ये कॉस्ट कैसे बिहेव करेगी, दिस कॉस्ट इंक्रीज विद द ऑर्डर साइज, यानी कि अगर आप ज्यादा सामान मंगाओगे एक बारी में तो ये कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस रीजन, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि आपको ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपकी ये कॉस्ट ज्यादा लगेगी, राइट। अब हमने देखा कि मेनली जो दो कॉस्ट थी, एक थी ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक थी कैरिंग कॉस्ट। तीसरी परचेज कॉस्ट मैंने बोला, पर मैंने बोला वो तो जब डिस्काउंट मिलेगा जब ही सोचना है उसके बारे में, नहीं तो नहीं सोचना। दो मेन कॉस्ट हो गई, ऑर्डरिंग और कैरिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्या बोला, यार जितना ज्यादा सामान मंगाओगे ना, जितना भी ज्यादा सामान मंगाओगे, ऑर्डर्स कम होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। पर यहाँ क्या होगा, जब ज्यादा सामान मंगाओगे तो कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होने वाली है, आपकी कैरिंग कॉस्ट हमेशा बढ़ जाने वाली है। तो आपके दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन, कंफ्यूजन हो गया यार, एक तरफ से सामान ज्यादा मंगाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाती है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। कैरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए सामान कम मंगाएंगे तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा हो जाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। तो ये एक तरह से दोनों कॉस्ट इनवर्सली बिहेव करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करती है, राइट। समझ आ गया? ओके है, बिल्कुल ओके है ना, होपफुली ओके, राइट, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये तीनों हमने कॉस्ट डिस्कस कर ली कि भाई किसी भी, अभी तक का क्रक्स ये है कि मेरे को क्या डिसाइड करना है कि मुझे एक बारी में कितना सामान मंगाना चाहिए, है ना। और ये डिसाइड करने के लिए मैंने बोला तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। परचेज कॉस्ट, कि भाई क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं ज्यादा मंगाऊं, नहीं मिल रहा तो नहीं मंगाता ज्यादा, तो इसीलिए परचेज कॉस्ट एलिमेंट जब ही है जब डिस्काउंट मिले। दूसरी कॉस्ट क्या है, दूसरी कॉस्ट क्या है बच्चे, दूसरी कॉस्ट है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो ऑर्डर साइज बढ़ने से कम होती है और ऑर्डर साइज कम होने से बढ़ जाती है। और तीसरी कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट, जो ऑर्डर साइज बढ़ने से बढ़ जाती है और ऑर्डर साइज कम होने से कम हो जाती है। अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है कि हमें टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो वो टोटल कॉस्ट का रिडक्शन कैसे हो, कितना ऑर्डर साइज करें कि हमारी सारी कॉस्ट बैलेंस में रहें, राइट। तो चलें फिर अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, बढ़ जाए बच्चे आगे। ये बता दिया मैंने, इन ऑर्डर टू कंट्रोल कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज शुड बी केप्ट मिनिमम, ये हो गया है। आगे क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इतने कंफ्यूजन के बाद हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, कि भाई एक तरफ तो एक कॉस्ट ऐसी है जो डिस्काउंट मिलेगा जब भी उसके बारे में सोचना है, दूसरी तरफ जो दो कॉस्ट आपने बताई वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करनी है ना। तो फिर हम कैसे दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करेंगे, राइट। तो उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के कुछ तरीके, राइट। और वो तरीके क्या है, क्या तरीके हैं सर, देयर आर टू मेथड। कौन कौन से, मैंने उसको बहुत सिंपल बोल रखा है, विदाउट डिस्काउंट। अगर कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है आपको, यानी कि क्वांटिटी डिस्काउंट, व्हेन एवर आई से डिस्काउंट देन इट मींस क्वांटिटी डिस्काउंट, या किसी भी तरह का डिस्काउंट जो इनवॉइस पर कट के, इनवॉइस पर कट के हमें मिल रहा है, इनवॉइस जो है कम का ही रेज हो रहा है, राइट। सो विदाउट डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के थ्रू हम बात करेंगे। अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो हम जो है फॉर्मूले से नहीं काम कर सकते हैं, हमारे को एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, उस टेबल के थ्रू हम काम करेंगे। समझ आ रही है, ओके है, ठीक है। सो विद डिस्काउंट यूजिंग फॉर्मूला, विदाउट डिस्काउंट यूजिंग टेबल, दो तरीके से हम ईओक्यू
निकाल सकते हैं। शुरुआत हम आज की क्लास में करेंगे विदाउट डिस्काउंट, जब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, राइट। तो विदाउट डिस्काउंट फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला ही बता देता हूँ, है ना। पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद उस फॉर्मूले की बेसिक्स जान लेंगे, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे उसका, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आगे विदाउट डिस्काउंट, ठीक है, करते हैं जी। तो यस, ये जो फॉर्मूला डेवलप किया है ये हमारे एक फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं, विल्सन, उन्होंने डेवलप किया है, इसीलिए इसे विल्सन्स फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू भी बोलते हैं। तो अगर कहीं ऐसा लिखा आ जाए ना विल्सन्स फॉर्मूला से ईओक्यू निकाल दो, घबरा मत जाना, ये तो सर ने बताया ही नहीं था, यही वाला फॉर्मूला है वो, है ना। इसीलिए लिख दिया कि विल्सन्स फॉर्मूला भी इसे बोलते हैं, और ये नॉर्मल ईओक्यू का फॉर्मूला भी यही है ना, यही फॉर्मूला एक ही है, नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास, और ये विल्सन फॉर्मूला भी कहा जाता है। क्या फॉर्मूला है, कहता है जी ये फॉर्मूला है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन में C। सर ये तो बड़ा कोड वर्ड वाला फॉर्मूला है, इनका मीनिंग भी तो बताओ, है ना। तो 2AO अपॉन C, इसका मीनिंग क्या है, टू तो टू ही है भाई, टू तो फॉर्मूले में ही है, टू ही है ना। ए क्या है, ए इज बेसिकली एनुअल यूसेज, एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कि आपको की रिक्वायरमेंट एनुअल कितनी है ना। मतलब आप ऑर्डर साइज डिसाइड करने बैठे हैं ना, कितना मंगा लेना चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, मुझे कितना चाहिए, है ना। डिस्काउंट डिस्काउंट भी बाद में देखोगे, पहले देखोगे मुझे कितना चाहिए। मान लो सब्जी मंडी गए, है ना, सब्जी मंडी में जो वहां पर जो है वो जो पोटैटोज हम खरीद रहे थे, वहां पर हमने देखा एक वेंडर बोल रहा है कि अगर आप 50 किलो लोगे तो 5 रुपए पर किलो मिल जाएगा, है ना। तो 5 रुपए पर किलो के लिए आप 50 किलो आलू ले लोगे। हाँ सर, अगर मेरे घर में इतने लग जाएंगे तो, या मेरा होटल है तो, राइट। पर अगर मेरे घर में एक महीने में 1 किलो आलू से भी ज्यादा नहीं लगते हैं, तो ऑब्वियसली 50 किलो का मैं करूंगा क्या, है ना। सर नहीं, लेके गरीबों में बांट दो, ये एक ऑप्शन हो सकता है ना। पर ठीक है, हम उस वाले ऑप्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं, यस, कि मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चीज खरीदनी होती है। अगर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं ऑर्डर साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने की कोशिश करूंगा, राइट, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, ये सिंपल चीज आपको ध्यान रखनी है, एनुअल डिमांड मतलब मुझे कितना जरूरी है, करेक्ट। के बाद आगे बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना, अगर एक बारी में मैं ज्यादा मंगाऊंगा तो क्या फायदा होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज रिड्यूस करने से मुझे क्या नुकसान हो जाएगा, ऑर्डर साइज बढ़ा देने से मुझे क्या फायदा हो जाएगा, है ना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट देखनी पड़ेगी मुझे, और ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड देन सी फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो वही दो कॉस्ट हमने देखी, ऑर्डरिंग और कैरिंग। अच्छा सर, इसमें परचेज कॉस्ट क्यों नहीं देखी, मैंने बोला था सर, जब तक डिस्काउंट नहीं मिलेंगे तब तक परचेज कॉस्ट हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, और ये फॉर्मूला विदाउट डिस्काउंट है, तो इसीलिए इसमें परचेज कॉस्ट हम नहीं लेंगे। सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट के बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितना सामान एक बारी में मंगाना चाहिए। समझ गए हो, ओके है। फॉर्मूला इज लाइक क्लियर, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वाला फॉर्मूला तो नहीं है कि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हो गया अजीब, है ना। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रहने वाला फॉर्मूला है, कुछ ऐसा जैसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं इस फॉर्मूला के आगे कि हम इससे इसका यूज कैसे करेंगे, है ना, और इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात करी दिस फॉर्मूला इग्नोर्स परचेज कॉस्ट, बता दिया ये, है ना। इट अज्यूम्स until quantity discounts are available purchase cost is irrelevant in deciding EOQ, बता दिया मैंने बच्चे। हैंस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, अब ध्यान से, है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, एक डेफिनेशन मैंने बताई कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, वो ऑर्डर साइज है जिस पर अगर हम ऑर्डर करें तो कॉस्ट सबसे कम आती है, इसीलिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट सबसे कम होती है ना। एक डेफिनेशन इस फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू, एक और डेफिनेशन इस फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना,
क्या, और इसको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगा। कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, जहां पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट के बराबर होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर टोटल कैरिंग कॉस्ट आपकी जितनी भी है वो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर होगी, यानी कि जब आप ईओक्यू पर ऑर्डर करेंगे तो दोनों कॉस्ट की जो वैल्यू आएगी वो आपस में बराबर होगी, कोई कॉस्ट एक दूसरे से कम या ज्यादा नहीं होगी। तो दो रेलिवेंट कॉस्ट हैं ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट, वो दोनों आपस में बराबर होगी, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इन दोनों का टोटल सबसे कम होगा, है ना। यानी कि वो इसीलिए तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं कि टोटल रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो सबसे कम हो, तो इन दोनों का टोटल सबसे कम होगा। अच्छा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि फॉर्मूले सारे एक साथ मैंने लिखे थे तो मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है, इसको अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला वहां एक्सप्लेन करूंगा और वहां दोबारा से ये आ जाएगा, तो इसीलिए अभी इस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी पढ़ने का भी फायदा नहीं, क्योंकि आपको समझ आएगा नहीं बिना क्वेश्चन के, तो बोर्डम और बढ़ जाएगा, राइट। इसलिए अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं फॉर्मूले को, फॉर्मूला हम लेंगे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो, राइट। आगे बढ़ जाए, कहता है और क्या है, अब सर अभी भी समझ नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन करो कि क्या कहना क्या चाहते हो। अब हम एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ से, है ना, कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ग्राफ से समझे, ये है बच्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट, देख गया, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, दिख गया बेटा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, राइट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट बिहेव कैसे कर रही है, ध्यान देना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट बिहेव कैसे कर रही है, राइट। ये देखो जी, आप देखो कि आपका ऑर्डर साइज यहाँ पर, अरे ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड देना बच्चा, करेक्ट। तो आप देखेंगे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बिहेव कैसे कर रही है बच्चा, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो है कुछ ऑर्डर साइज था, लेट्स से 250 यूनिट्स का आपका एक ऑर्डर साइज, करेक्ट बात है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर साइज अगर कम था तो क्या हुआ, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा थे और ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है। आर यू गेटिंग दिस, क्या आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है यहाँ पर, यस, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है ना यहाँ पर इस लेवल पर। जैसे ही आपने अपना ऑर्डर साइज 250 से 500 यूनिट पर ऑर्डर किया, आपने कहा जी मैं तो 500 यूनिट पर ऑर्डर मंगाऊंगा, ठीक है, देन यू विल सी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एकदम से डिप कर गई, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स अब रिड्यूस हो गए, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एकदम से डिप कर गई, राइट। उसके बाद जब आपका ऑर्डर साइज ये हुआ 1000 यूनिट्स का, तब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और डिप कर गई, है ना। इसके बाद जब आपका ऑर्डर साइज 2000 यूनिट्स का हुआ तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बच्चा और डिप कर गई, है ना। और फिर जैसे ही ये 3000 यूनिट का एक ऑर्डर साइज हुआ तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइनली और डिप कर गई। गेटिंग दिस, समझ आ रही है बात, कि जी ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे जैसे आपका ऑर्डर साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है, करेक्ट है, यस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, ओके। आगे बढ़ जाए, आगे क्या है, नेक्स्ट चीज बचे, नेक्स्ट चीज है आपकी, हमारी कौन सी कॉस्ट होती है, कैरिंग कॉस्ट। इफ यू सी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू सी, है ना। अब उसी सेम ऑर्डर साइज पर आप देखो कि जब आपका 250 यूनिट्स का ऑर्डर साइज था, तो क्योंकि आपने कम मंगाया था तो आपकी कैरिंग या स्टोर करने की कॉस्ट कम थी। जैसे ही आपने 500 यूनिट्स मंगाए आपकी कॉस्ट बढ़ गई, है ना। 1000 यूनिट मंगाए कॉस्ट और बढ़ गई, 2000 यूनिट एक बारी में मंगाए फिर आपको और ज्यादा स्टोर करने हैं तो और ज्यादा बढ़ गई, और 3000 यूनिट्स मंगाए एक बारी में तो कॉस्ट फिर से और ज्यादा बढ़ गई, है ना। तो आपको क्या समझ में आया
कि ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ऑर्डर साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कम होती जा रही है, और कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। पर हमारा काम तो ये है कि हम दोनों कॉस्ट को कंट्रोल करें, ऑर्डरिंग को भी कंट्रोल करें और कैरिंग कॉस्ट को भी कंट्रोल करें। इसीलिए जहां ये दोनों कॉस्ट बराबर हो जाएं, यहाँ देखो एक पॉइंट है 1000 यूनिट्स का, यहाँ पर ये दोनों कॉस्ट कैसी हैं, बराबर है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इस पॉइंट को बच्चा मैं क्या बोलूंगा, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को ही मैं बोलूंगा ये पॉइंट है ईओक्यू या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। इस पॉइंट पर क्या होता है, एट ईओक्यू भी पढ़ा था, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है। टेक्निकली जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट की लाइन और कैरिंग कॉस्ट की लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां ईओक्यू होता है, और फॉर दिस रीजन ईओक्यू पर हमेशा ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर। समझ गए? अब याद रहेगा कि ईओक्यू पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है। पर बात नहीं क्या ईओक्यू पर टोटल कॉस्ट सबसे कम होती है, वो क्या है, ये बच्चा टोटल कॉस्ट लाइन बना है ना। तो इफ यू सी कि यहां पर क्या हो रहा है टोटल कॉस्ट के लिए, गिव मी अ सेकंड, पहले ये सारा जो किया है इसको मैं डिलीट कर दूं और फिर हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। राइट, तो ये है हमारा कि टोटल कॉस्ट टीसी, टोटल कॉस्ट की लाइन अगर आप देखेंगे तो ऑर्डरिंग और कैरिंग दोनों कॉस्ट का टोटल जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर जो है कैरिंग कॉस्ट भी मिली हुई है, तो ऊपर से शुरू हो रहा है, 250 के लेवल पर थोड़ा ज्यादा है, फिर 250 के लेवल पर से 500 के लेवल पर आए तो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट रिड्यूस हुई, उस वजह से आपकी टोटल कॉस्ट भी कम हो गई, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर इधर आए तो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कम हुई और कैरिंग कॉस्ट थोड़ी और बढ़ी, लेकिन फिर भी थोड़ी कॉस्ट रिड्यूस हो गई आपकी। लेकिन जब आपने 2000 यूनिट्स के लेवल को टच किया तो 2000 यूनिट्स के लेवल पर आपकी कैरिंग कॉस्ट इतनी इंक्रीज हो गई कि जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट का रिडक्शन है उसको पूरी तरह से कंपनसेट नहीं कर पाई, इस वजह से टोटल कॉस्ट इंक्रीज होने लगी, और टेक्निकली आगे और बड़े दूसरे पॉइंट पर ये टोटल कॉस्ट और बड़ी भी दिख रही है। इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंट पर आपकी टोटल कॉस्ट कैसी है, कैसी है बच्चे, मिनिमम है। इस पॉइंट पर आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम है, इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ईओक्यू। इसीलिए ईओक्यू पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है, और साथ में क्या बताया था, साथ में टोटल कॉस्ट जो होती है वो आपकी मिनिमम होती है, इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप से समझ में आ गया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यों बोला जाता है ना। राइट, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, जहां पर आपकी इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट सबसे कम हो, पहला पॉइंट। ठीक है, अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट में परचेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, दूसरा पॉइंट। ठीक है, फिर अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो हम सिर्फ फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे जिसमें ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, बस परचेज कॉस्ट नहीं होगी, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, जब फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट हमेशा बराबर आएंगी, और टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होगा, इसीलिए हम उसे ईओक्यू बोलेंगे। होपफुली समझ में आ गया है, यस और नो। फिर यस नो तो हम वीडियो में बोल दीजिए, हाँ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसा लगा, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें बहुत कंफ्यूजन लोगों को है, तो आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं इसको, ताकि ये कंफ्यूजन आपको ना रहे। राइट, ठीक है, तो क्या अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले स्लाइड पे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इसके आगे ईओक्यू स्लाइड में ईओक्यू की अजम्पशंस हैं, लेकिन अजम्पशंस पर ईओक्यू काम करता है ना। ठीक है, वो मैं अभी फिलहाल नहीं बता रहा, हम करेंगे डिस्कस, पहले क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमें थोड़ा आइडिया ईओक्यू के बारे में लग जाए कि क्या है, और उसके बाद हम आगे जो है
स्लाइड में बढ़ेंगे, assumptions जानेंगे, फिर ईओक्यू विद डिस्काउंट की बात करेंगे, है ना। वो टाइम बेस्ड रहेगा, अगर टाइम ज्यादा क्रॉस कर गया तो मैं विद डिस्काउंट के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, राइट। ठीक है, 1 घंटे तक के वीडियो मुझे लगता है ठीक रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ा रहता है, फिर आप चला तो उसे कभी भी सकते हो, एक दिन में 2 वीडियो भी देख सकते हो, 3 भी देख सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो आई नॉर्मली ट्राई के 1 घंटे का वीडियो 2 घंटे का बनाऊं, बीच में एक वीडियो 2 घंटे का है जो बनाया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, 2 घंटे के वीडियो वुड नॉट बी इफेक्टिव, है ना। ठीक है, तो चलो हम जो है करते हैं आगे। और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपकी एग्जाम किट, और एग्जाम किट का जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका क्वेश्चन नंबर है, ये मल्टीटास्क क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 171, 172, 173, 3 क्वेश्चन एक साथ हैं जो एक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। व्हाट विल डू, हम इन तीनों क्वेश्चंस को करेंगे, पहले इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इन तीनों क्वेश्चंस की बात, राइट। और मैं इन तीनों क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अलावा भी एडिशनल चीजें आपको बताऊंगा, सो दैट आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और हो जाए कि ईओक्यू का मतलब क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपकी जो है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है, पहले हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे। तो कहता है पॉइंट यूसेस। अब ये पॉइंट कई बार बच्चों को लगता है कि कौन सा पॉइंट की बात कर रहे हैं, कोई पॉइंट है क्या, कहीं नहीं, दिस इज ओनली अ नेम, है ना। तो ये कंफ्यूज करते हैं आपको एसडी वाले, और हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, ध्यान से। तो पॉइंट एक नाम है सिर्फ, यूसेस economic order quantity model to establish the record reorder quantity for raw material Y, कि raw material Y के लिए कितना एक बारी में कितना ऑर्डर देना है, वो देखने के लिए हम ईओक्यू मॉडल यूज कर रहे हैं। और कोई बफर इन्वेंट्री नहीं है कंपनी के पास, ये बफर को भी मुझे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेंगे बफर का। ठीक है, बफर का मतलब अभी बताना है, फिलहाल के लिए इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। बफर का मतलब अभी बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बात करेंगे, राइट। तो कहते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल बाय एज फॉलोज, ये है। कहते हैं जी एनुअल यूसेज चाहिए होती है हमें 48,000 यूनिट, पूरे साल में 48,000 यूनिट्स लेते हैं। परचेज प्राइस $80 पर यूनिट, ये परचेज कॉस्ट रेलिवेंट हो सकती है हमारे लिए अगर तो डिस्काउंट दिए हो, लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा। कहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 पर ऑर्डर, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 10% ऑफ परचेज प्राइस। अच्छा इसलिए दिया है कि होल्डिंग कॉस्ट आपकी निकल जाए, तो जो कि परचेज प्राइस पर बेस्ड है, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है $8 पर यूनिट पर एनम, राइट। ये आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकलेगी इस पर बेस्ड, राइट। ये इंफॉर्मेशन मैंने कैलकुलेट कर ली, और उसने बोला ईओक्यू निकाल दो। अब ईओक्यू निकाल दो, डिस्काउंट की कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, दैट क्लियरली मींस कि वी आर जस्ट रिक्वायर्ड टू यूज द फॉर्मूला, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माय अनदर शीट विद यू, और फिर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोटपैड मेरा जो है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम एग्जाम किट को मिनिमाइज कर देंगे, और फिर हम सिर्फ नोटपैड पर काम करेंगे। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी आर जस्ट करेंटली हैविंग राइट नाउ, है ना। ठीक है, ये है इंफॉर्मेशन बच्चा हमारी। तो अच्छा भाई, हाँ भाई, ये ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, है ना, सो दैट थोड़ा सा और दिखने लगे। ठीक है, अभी इट्स नाउ विजिबल। ठीक है, और हम जो है यहाँ आ जाते हैं। हमारी एनुअल यूसेज बच्चा दे रखी है इन्होंने कितनी, वी टॉक अबाउट एनुअल यूसेज है 48,000 यूनिट्स की, दैट आई एम जस्ट टाइपिंग इट हियर। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, है ना, या कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर या ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है बच्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट है इसमें $120 पर ऑर्डर। और उसके बाद कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, हमने निकाल लिया इसको, उन्होंने परसेंटेज में दिया था, कई बार देते हैं परसेंटेज में भी, तो दैट डजंट मैटर, परसेंटेज में दिया था, हमने निकाल लिया, उसे कन्वर्ट कर दिया, दैट इज $8 पर यूनिट पर एनम।
पर यूनिट पर एनम, राइट। ये डाल दिया जी, ये हमारा हो गया $8। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अब मैं अपने शीट को पूरा कर देता हूँ मैक्सिमाइज, सो दैट आपको दिखे चीजें, है ना। अभी क्या करना है हमें, अभी निकालना है सबसे पहले हमें ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, राइट। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, पहले वो निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेटेड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बच्चे, फॉर्मूला से, है ना। अभी मैं यहाँ पर फॉर्मूला तो राइट करके ही लिखूंगा, ठीक है। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या बताया था, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चे, हमने ईओक्यू का फॉर्मूला बताया था स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन में सी, राइट। तो दिस वन इज द फॉर्मूला। अगर हम इस फॉर्मूले में डालें इसे 2AO, सो 2 तो फॉर्मूले में ही है। A is annual requirement usage 48,000, O is 120 ordering cost, है ना, right, and this is 8, राइट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा खुद ही सॉल्व कर लें तो दिस वुड बी 6,000, है ना। और यहाँ पर आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 2, 12 इंटू 12, 144, 1234, है ना, ठीक है। तो ये हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है एंड दैट वुड बी द ईओक्यू, राइट। तो अभी कैलकुलेटर पर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, है ना। मीनवाइल आप भी निकाल लो, तो मुझे बता दो भाई क्या है आपका, है ना। सो स्क्वायर 144 और टाइम्स 0, राइट, ठीक है। इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ये निकाला तो दिस इज 1200। वैसे तो इजी था, है ना, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 4 जीरो है तो स्क्वायर रूट में 2 जीरो रह जाएंगे, है ना। दिस इज अ काइंड ऑफ शॉर्टकट जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पर क्योंकि कई बार कोई बात नहीं, हमारे पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी भी है तो हम यूज कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। पर कई बार ये शॉर्टकट्स काम कर जाते हैं, दीज आर टाइम सेविंग हैक्स, राइट। तो हमारा 1200 यूनिट्स का ईओक्यू यहाँ पर बच्चा निकल गया, 1200 यूनिट्स का ईओक्यू निकला, राइट। तो ये तो था क्वेश्चन का आंसर। तो अभी चेक करते हैं कि आपके क्वेश्चन में जो थे क्या 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 आपके दे रखे हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं 171 क्वेश्चन में। तो वी सी द ऑप्शंस हियर, यू कैन सी कि इन्होंने दे रखा है व्हाट इज ईओक्यू, दे आर आस्किंग के A option 438, B option 800, C option 1200 and D option 3795। तो हमने तो बच्चे निकाल लिया है 1200 यूनिट्स, तो C वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आप ऐसे करके आंसर लिख सकते हैं 171 का। 172nd क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, चलो देखते हैं। What is the total annual cost of purchasing, ordering and holding inventory of raw material by? Annual cost पूछी है ध्यान से, ठीक है। इस annual cost को बताने से पहले मैं एक क्रॉस चेक आपको देता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें सिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कई बार कुछ भी पूछते हैं तो इसीलिए कुछ चीजें हम सीखते हैं कि हमारा ईओक्यू ईओक्यू क्यों कहलाता है ना। हमने कहा जी ये ईओक्यू है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना टोटल कॉस्ट ना सबसे कम आएगी जी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ईओक्यू ईओक्यू क्यों है, राइट। तो सबसे पहले हम ईओक्यू क्यों है, ईओक्यू इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ हम देखते हैं पहले फॉर्मूले के हिसाब से हमारा आया था 1200 यूनिट्स का ईओक्यू आया है। तो पहले इसको ही रखते हैं सामने और ये देखते हैं कि ईओक्यू वाली बात सिर्फ जो है प्रूव होती है या नहीं होती है कि ईओक्यू पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती हैं और ईओक्यू पर टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती है, राइट। तो हम देखते हैं, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट। दिस इज आवर एनुअल रिक्वायरमेंट। कितनी है बच्चे एनुअल रिक्वायरमेंट, वी नो इट, हाउ मच इट इज
48,000 यूनिट्स करेक्ट है ना। 48,000 यूनिट्स की मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद और क्या देखने का है मुझे, अभी मुझे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट निकालनी है ना। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सिंपल है ना यार, कितने ऑर्डर्स हैं और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी दे रखी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर $120 है, अगर मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता चल जाए तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल जाएगी, क्या ही प्रॉब्लम है ना। इसके लिए मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए मुझे क्या देखना होता है, मुझे देखना होता है ऑर्डर साइज, कि मैंने कितने यूनिट्स का ऑर्डर साइज दिया है ना, मेरे ऑर्डर का साइज कितना है, ऑर्डर साइज कितना है। तो मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ बच्चे, ये पर्टिकुलर्स तो है, पर पर्टिकुलर के साथ साथ ये क्या है, ऑर्डर साइज, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर साइज मेरा 1200 यूनिट्स का ठीक है। तो सर यहाँ पर ऑर्डर साइज मुझे दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, पर ये मेरे काम आएगा। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला बच्चे होता है, यहां लिख देता हूं, फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। क्या, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, ठीक है। अभी तुम्हारे को क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है तुम्हारी 48,000, ऑर्डर साइज कितना है 1200, है ना। तो एनुअल रिक्वायरमेंट 48,000 डिवाइडेड बाय 1200, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए 40, राइट। तो 40 ऑर्डर्स आप प्लेस करोगे, अगर आप 1200 यूनिट्स, मतलब ये इंटरप्रिटेशन ये है कि पूरे साल में आपको 48,000 यूनिट्स मंगाने हैं, पर आप 48,000 एक बार में ना मंगा करके 1200 यूनिट्स करके मंगा रहे हो, ताकि आपकी कॉस्ट मोस्ट इकोनॉमिकल पड़े। और ऐसा करने से आपको साल में 40 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 40 बार, है ना। तो 40 ऑर्डर्स की कॉस्ट आपकी आएगी, अंडरस्टूड, वेल अंडरस्टूड, यस। अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको मैं लिख दूंगा ए, कोड डाल रहा हूं। और ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होएगा बच्चे, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आपने ऊपर निकाला है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, है ना, बहुत सही है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने 40 निकाल लिया है, और कॉस्ट पर ऑर्डर हमें पता है 120 है, तो कितना हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, 40 इंटू में 120, तो ये 4800 मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई यहाँ, करेक्ट बात है, ओके है, यस, बिल्कुल सही। उसके बाद दूसरी चीज मुझे निकालनी है, कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट को मैं बोलूंगा बी, राइट, ओके। तो कैरिंग कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है जी, सर बताओ कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी। कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है कि जितना आप यूनिट्स मंगाते हैं उसके हिसाब से आपको स्टोर करने पड़ते हैं, तो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर साइज। तो ऑर्डर साइज आपको चाहिए, और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्डर साइज को आपको बच्चे डिवाइड करने का है 2 से, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, वाई दिस 2, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज स्टॉक पर लगती है, ये याद रखेंगे, एवरेज स्टॉक पर लगती है। क्योंकि आपका जो स्टॉक है धीरे धीरे, जैसे मान लो आज आपने 10,000 यूनिट्स या 1200 यूनिट्स ही मंगाए,
है ना। अब ये 1200 यूनिट्स, आपके 1200 यूनिट रोज 1200 यूनिट्स तो कैरी नहीं होंगे, धीरे 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 यूज होते रहेंगे और एक दिन ये जीरो भी हो जाएंगे, राइट। फिर 1200 नए आएंगे, फिर वो जीरो हो जाएंगे। तो दैट मीन्स आपके पूरे टाइम 1200 यूनिट स्टोर नहीं रहेंगे। तो आपको स्टोर करने की 1200 यूनिट्स की कॉस्ट नहीं लगेगी, आपको एवरेज स्टॉक की कॉस्ट लगेगी। और ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है एवरेज स्टॉक, है ना। इसलिए हम बोलते हैं जीरो बफर इन्वेंट्री। याद रखें, अभी बफर इन्वेंट्री का क्वेश्चन आएगा। तो जीरो बफर पर हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, आई एम सॉरी, कैरिंग कॉस्ट होती है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यूपीए का मतलब पर यूनिट पर एनम, राइट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, करेक्ट बात है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को सभी को कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसका मतलब ये है, राइट। अब क्या करेंगे, तो हमें पता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है बच्चे, बता दो कितनी है। ऑर्डर साइज तो 1200 है, तो 1200 को क्या करना है, 1200 डिवाइडेड बाय 2, ये तो 600 हो गया जी। और 600 होने के बाद 1200 डिवाइडेड बाय 2, ये तो 600 हो गया जी। इसके बाद 600 आने के बाद जो कैरिंग कॉस्ट है आपने देखा है $8 पर यूनिट पर एनम है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो दिस वुड बी, चाहे डिवाइड हो जाए गलती से, मल्टीप्लाइड बाय 8, है ना। तो 4800 आएगा अगेन, है ना। तो यू कैन सी है कि आपकी कैरिंग और ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर हो गई। पहली बात तो हमारी प्रूव हो गई कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर, समझ गए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसा ऑर्डर साइज है जहां पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है। ये जो भी चल रहा है बच्चे, ये एडिशनल चल रहा है, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था, है ना। क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड था सेकंड वाले क्वेश्चन में, मैं अभी बताऊंगा। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन हमने टच नहीं करा है, अभी एडिशनल चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए चल रहा है सिर्फ, है ना। ये रिक्वायर्ड नहीं था क्वेश्चन में, ध्यान से, ठीक है। तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होती है, ठीक है। और टोटल ऑफ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होता है, ठीक है। अब टोटल तो सबसे कम होता है, ये मुझे कैसे पता चले, टोटल तो मैं निकाल लूंगा 9600, चलो, है ना। समझ में आ गया 9600 टोटल है। पर ये टोटल सबसे कम कैसे है, ये कैसे पता चलेगा मुझे, है ना। इसके लिए तो भाई मुझे कुछ कुछ तो क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें अलग अलग लेवल पर निकाल के देखनी पड़ेंगी, तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा, ठीक है, कि यहाँ कम ही आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि ऑर्डर साइज में 1200 से कम कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ, 600 कर देता हूँ, और एक बारी 1200 से डबल कर देता हूँ, 2400 कर देता हूँ ऑर्डर साइज। अब देखते हैं कि हमारे इस टोटल कॉस्ट के कैलकुलेशन पर क्या असर पड़ता है, वो देखते हैं, है ना, राइट। तो बच्चे ये तो उतना ही रहेगा, 48,000 यूनिट्स। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, अब मुझे कौन बताएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे। भाई अब तो मेरे को 48,000 यूनिट्स जो मुझे साल भर में मंगाने हैं, 600 ऑर्डर्स, 600 पर ऑर्डर मंगाने हैं, तो 80 ऑर्डर्स हो जाएंगे मेरे, है ना। तो 40 की जगह मेरे ऑर्डर्स हो गए 80, और मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई, 80 मल्टीप्लाइड बाय कितना, कितनी है एक यूनिट की, 120। तो 9600 की बच्चा मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, है ना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने क्या बोला था, जैसे ही आप ऑर्डर साइज रिड्यूस करोगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, बढ़ गई, है ना। और कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि आपने जैसे ही ऑर्डर साइज रिड्यूस किया तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जानी चाहिए, तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। 600 यूनिट्स का ऑर्डर साइज है, 600 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड 2 से करना है, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, दैट इज $8। तो यहाँ ये हो गई $2400 की कैरिंग कॉस्ट, है ना। तो दिस इज
2400 की आपकी कैरिंग कॉस्ट हो गई, ये हमने ये लिख दिया। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? अगर हम टोटल करें कि भाई एक कॉस्ट बढ़ गई एक कॉस्ट कम हो गई, तो 2400 प्लस 9600 कितना बैठा? आप देख सकते हैं ये $12,000 बैठ रहा है, जो कि ईओक्यू से ज्यादा है। यानी कि अगर हमने ऑर्डर साइज कम किया, 1200 से 600 कर दिया, तो कैरिंग कॉस्ट भले ही कम हो गई, लेकिन टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। और इसीलिए हम 1200 से 600 पर नहीं जा सकते, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है ना। क्या हम 1200 से 2400 पर जा सकते हैं इसका अपोजिट करें तो बच्चे? देखिए अपोजिट करके भी देखते हैं ना। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट उतनी ही है, लेकिन अभी 2400 यूनिट्स का ऑर्डर साइज है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? 48,000 डिवाइडेड बाय 2400, 20 ऑर्डर करने पड़ेंगे। अब अगर आप 20 ऑर्डर कर रहे हैं तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी बच्चा? डेफिनेटली इट विल गेट रिड्यूस्ड। तो कितनी हो जाएगी ये? 20 इंटू में 120 पर ऑर्डर, तो ये हो जाएगी 2400 आपकी हो गई। कितनी क्या हो गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 2400 हो गई। तो ऑर्डर साइज बढ़ा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो गई, यही हमने बात करी थी, राइट। और कैरिंग कॉस्ट, कैरी आपको अब 2400 यूनिट्स है तो 2400 ही करने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 2 1200 और मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट इज 9600। आपकी कैरिंग कॉस्ट अब जो है बढ़ करके 9600 हो गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर से टोटल कॉस्ट जो आएगी बच्चे, वो टोटल कॉस्ट अभी भी $12,000 ही आ रही है। चाहे आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ऑर्डर साइज बढ़ाया, चाहे आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ऑर्डर साइज घटाया, कॉस्ट आपकी डेफिनेटली जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ गई है। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर क्या होता है बच्चे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर हमेशा आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है वो आपस में बराबर होती है, और टोटल कॉस्ट जो होती है वो सबसे कम होती है। समझ गए? यही बताया था, करेक्ट बात है। ओके है, प्रूफ मिल गया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर जो है टोटल कॉस्ट सबसे कम होती है, इसीलिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कहते हैं, राइट। अब ये तो मैंने बता दिया, ये इन्होंने पूछा नहीं था पर ये एडिशनल था। इन्होंने पूछा क्या था बच्चे आपसे? इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान, क्वेश्चन में को बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो देयर इज अ चांस कि आप चीजों को मिस करें, तो इसलिए क्वेश्चन आपको हमेशा रिक्वायर्ड है कि आप ध्यान से पढ़ें। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखेंगे, व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट? टोटल एनुअल कॉस्ट पूछ रहा है, परचेजिंग की भी मिला के पूछ रहा है, ऑफ परचेजिंग, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। कहते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, ऑर्डरिंग और होल्डिंग, तीनों टोटल कॉस्ट बता दो। तो आप बोलेंगे सर ईओक्यू में तो परचेज कॉस्ट रेलिवेंट ही नहीं होती, ये पूछ कर है बच्चे, पूछने का राइट उनका कुछ भी है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। और रेलिवेंट क्यों नहीं होती मैं वो भी अभी बताऊंगा, है ना। अभी अभी ये 3 लेवल इसीलिए करवाए, ठीक है। तो परचेजिंग कॉस्ट, कहता है परचेजिंग कॉस्ट भी पूछ रहा है। अच्छा हमने ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट तो निकाल ही दिया अपने क्वेश्चन में, परचेजिंग कॉस्ट और निकाल लेते हैं। परचेज प्राइस हमें पता है कितना है, परचेज प्राइस क्वेश्चन में आई रिमेम्बर कि $80 का दिया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा $80 पर यूनिट दिख गया, है ना। तो अभी हम परचेज कॉस्ट निकाल रहे हैं, इसी क्वेश्चन में परचेज कॉस्ट निकाल रहे हैं, और मैं यहाँ निकाल रहा हूँ दोबारा, ठीक है। यहाँ हम परचेज कॉस्ट निकाल रहे हैं बच्चा, परचेज कॉस्ट। और परचेज कॉस्ट तो क्या होगा कि डिस्काउंट तो मिल नहीं रहा, और पूरे साल में मंगवाने आपको 4800 यूनिट 1000 यूनिट्स ही हैं। कई सारे बच्चे इसी में ही मिस्टेक करते हैं, वो 1200 यूनिट और 600 और 2400 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। वो तो बच्चे लॉट साइज है, इतने इतने करके मंगाने हैं, मंगाने तो 48,000 ही हैं, पूरे साल 48,000 यूनिट ही यूज करोगे ना,
तो इसलिए इसे टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसका फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, है ना, ताकि याद रहे। परचेज कॉस्ट अगर आपको निकालनी हो तो क्या होती है, एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट, जो कि दे रखा है यहाँ पर। तो एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, 48,000। परचेज प्राइस चाहे आप 1200 परचेज करो, 600 परचेज करो, 2400 परचेज करो, एक बारी में कोई चेंज नहीं है ना। परचेज प्राइस आपका $80 ही लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी कॉस्ट, परचेज कॉस्ट आएगी 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 80, दिस विल बी 38,40,000, है ना, ऐसे। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। करेक्ट बात है। और यही 38,40,000 या 3,840,000, है ना, डॉलर्स की कॉस्ट आपकी हर एक लेवल पर इतनी ही आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बच्चे, है ना। तो यू शुड रिमेम्बर, यू मस्ट रिमेम्बर, ये ऐसा ही रहेगा, है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसा ही है, इसीलिए इसे ऐसा ही रखा। अब ये, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी हम ईओक्यू फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं, परचेज कॉस्ट को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो तब भी उतने देने हैं, तब भी उतने देने हैं, और तीसरे लेवल पर भी उतने ही देने हैं। और अगर इसने पूछा है कि तीनों का टोटल कितना होगा, तो यहाँ पर टोटल हम जरूर लिखेंगे, ये पूछ रहा है वो। तो टोटल कितना होगा बच्चे, 9600 वो है, और 3840,000 ये है, तो सिंपल है, ये तो टोटल आराम से हो जाएगा। 3849,600 ये आपकी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट है, इतना ही उसने पूछा है टोटल कॉस्ट, ये हमें बतानी है क्वेश्चन 172 में। तो 172 में टोटल कॉस्ट ये निकालनी थी, और ये आप देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शंस देख करके हमें पता चलेगा क्या हमने सही निकाला। हाँ जी, हमने सही निकाला, ऑप्शन ए में ही ये दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस 172 नंबर। करेक्ट है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया। 173 अभी नहीं करेंगे, 173 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अभी समझाया नहीं है, तो अभी होपफुली हम उसे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, है ना। 173 नहीं करेंगे, 171 172 मैंने करा दिया है। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया। अभी तक का क्रक्स क्या है, अभी तक का क्रक्स क्या है, ईओक्यू वो क्वांटिटी है जिसमें अगर हम, जिस ऑर्डर साइज में अगर हम ऑर्डर करें, तो टोटल रेलिवेंट परचेज कॉस्ट सबसे कम पड़ती है, टोटल रेलिवेंट इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम पड़ती है, जिसमें परचेज, ऑर्डरिंग और कैरिंग तीनों कॉस्ट इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ईओक्यू दो तरीके से निकलता है, अगर डिस्काउंट नहीं दिए हुए हैं तो फॉर्मूला से निकलता है, वो अभी हमने पढ़ा है। फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो परचेज कॉस्ट हम नहीं लेते हैं, राइट। फॉर्मूला निकाल करके जो ईओक्यू निकलता है उस पर आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट हमेशा बराबर होती है, और टोटल कॉस्ट जो ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल होता है वो उस लेवल पर सबसे कम होता है ना। ठीक है, इसको हमने क्रॉस चेक करके भी देख लिया, तो ये हमारा हमने क्वेश्चन भी कर लिया है। ठीक है, अभी वीडियो को एंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मुझे और बतानी है आपको, एक क्वेश्चन और करेंगे, राइट। उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे अगली चीज की, दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट, है ना। ठीक है, तो अभी जो है हम इस वीडियो को एंड नहीं कर रहे हैं, तो अभी बने रहिए। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 145 आपकी एग्जाम किट का, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत देर नहीं लगेगी इसको, है ना। तो 145 क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं आपके एग्जाम किट का। आसान क्वेश्चन है बच्चे, है ना, तो वो ऑन द फेस ऑफ मैं इस पे ही करा दूंगा। ठीक है, अलग से कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सॉल्व कर, ठीक है। तो 145 क्वेश्चन नंबर ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने सोचा इसको मैं करा दूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा, वो है बफर स्टॉक। ये आगे की स्लाइड्स में भी आएगा, जब मैं आगे की क्लासेस लूंगा, आगे की वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आप प्रॉपर इसकी डेफिनेशन स्लाइड में इंक्लूड कर रखी है,
पर अभी यहाँ पर है तो मैं बता रहा हूँ बफर स्टॉक क्या होता है। बफर का मतलब होता है रिजर्व स्टॉक, रिजर्व स्टॉक, है ना, जो हम रखते हैं कॉन्टिजेंसीज के लिए, है ना। जैसे मैं कई बार बफर का एग्जांपल देते हुए फनीएस्ट वे में बोलता हूँ, जैसे मान लो कुछ पैसों की आपको जरूरत है, लेट से 1000 2000 5000 कुछ रुपयों की जरूरत है। आपको किस लिए जरूरत है? आपको पार्टी करनी है दोस्तों के साथ, आपको अपने बर्थडे की पार्टी थ्रो करनी है, मूवी देखने जाना है, कुछ भी करना है ना। सडनली यू आस्क फ्रॉम योर मामा कि मम्मा मुझे कुछ रुपए दे दो, 2000 5000 कुछ रुपए दे दो, है ना। देन व्हाट शील डू, कहती नहीं है मेरे पास, है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 2000 5000 छोड़ के मेरे पास तो 500 रुपए भी नहीं है। तो आप क्या कहोगे? नहीं आप झूठ बोल रहे हो, दिखाओ जरा अपना वॉलेट, दिखाओ वॉलेट दिखाओ, ना। तो मम्मा का पर्स वॉलेट निकाल के देखते हो और उसमें सच में जो है ना 500 रुपए भी नहीं होते। अब आप क्या करोगे? यार मम्मा परेशान है, छोड़ ना, क्या ही करना है पार्टी करके, छोड़ो नहीं करते पार्टी, है ना। यही सोच करके कि मम्मा के पास पैसे नहीं है, नहीं करते। बट यू नो ये मम्मा का एक सीक्रेट एजेंडा होता है आपको पार्टी पे ना जाने देने का, सीक्रेट प्लान होता है। अगर आप वही 5000 रुपये वो मांगोगे, मम्मा मुझे ना कल फीस भरनी है कोचिंग की, पापा नहीं दे रहे, या मुझे कोई बुक लानी है, या कुछ ऐसा कुछ एजुकेशनल एक्टिविटी करनी है, तो पता नहीं कहाँ से मम्मा के पास वो 5000 छोड़ के 10,000 भी प्रकट हो जाएंगे और वो आपका काम हो जाएगा। तो मतलब मम्मा का एक सीक्रेट वॉलेट होता है जिसमें वो पैसे रखती हैं सबसे छुपा करके, और किसी को पता नहीं होता। और वो कॉन्टिजेंसीज के लिए, यानी कि अगर जब जरूरत पड़ेगी जब वो निकालती हैं कि अच्छा आप यूज करते हैं ना। मम्मा ने कोई अपने पर्सनल खर्चे तो करने नहीं होते, वो बस पैसे सेव करके रखती हैं ताकि जब कॉन्टिजेंसी इमीडिएटली जरूरत हो तो यस तो वो काम आ जाए, पर वो आपको पार्टी करने के लिए नहीं देंगी, है ना। राइट। द सिमिलर इन द सिमिलर वे ऑर्गेनाइजेशंस कैन हैव बफर या रिजर्व स्टॉक, जो रिजर्व रख रखा है अनफॉर्सीन कंटिजेंसी के लिए। मान लो कोई रॉ मटेरियल का ऑर्डर आने में डिले हो गया, अभी नहीं आया है, तो फिर बफर निकालते हैं, उसका यूज करते हैं। राइट। या अचानक से कोई ऑर्डर आ गया, इमीडिएट ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के लिए बफर स्टॉक चाहिए, मतलब स्टॉक चाहिए और इमीडिएटली रिप्लेनिश नहीं होएगा, तो हम क्या करते हैं? बफर स्टॉक का यूज करते हैं। तो बफर स्टॉक क्योंकि से एक सीक्रेट स्टॉक है, रिजर्व स्टॉक है, जो हमेशा वेयर हाउस में होता है, पर नॉर्मल सिनेरियो में उसका यूज नहीं करते, नॉर्मल सिनेरियो में उसका यूज नहीं करते, रेगुलर सिनेरियो में बफर स्टॉक का यूज नहीं करते, वो हमेशा वैसे ही पड़ा रहता है। तो आप कहोगे सर पड़ा पड़ा खराब नहीं हो जाता होगा फिर बफर है तो? नहीं, वो क्या करते हैं, हम रेगुलर सिनेरियो में रेगुलरली उसको आउट करते रहते हैं और बफर में नया भरते रहते हैं, है ना। तो बफर में वो रहता है, नया रहता है, ठीक है, हम उसका यूज नहीं करते, बस उसको स्टोर करके अलग से रख देते हैं। तो बफर स्टॉक के साथ होता क्या है? स्टोरेज कॉस्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145, इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस 28,000 कंपोनेंट्स, 28,000 कंपोनेंट्स हर साल यूज करती है, इवन रेट ड्यूरिंग द ईयर। ईच ऑर्डर प्लेस विद सप्लायर ऑफ द कंपोनेंट इज फॉर 1500 कंपोनेंट्स। ये ऑर्डर साइज है कि हम 1500, ऑल्दो में 28,000 यूनिट्स हमें पूरे साल चाहिए होते हैं, पर हम 1500 करके बारी बारी मंगाते हैं। विच इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यही 1500 यूनिट्स की ही हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी है। कंपनी के बाद बफर स्टॉक है 700 कंपोनेंट्स का, इंपॉर्टेंट, बफर स्टॉक 700 कंपोनेंट्स का है। और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री है वो $3 है, ठीक है। अब आपको बताना है एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द कंपोनेंट कितनी है। अब बच्चे खुश हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा होल्डिंग कॉस्ट की तो पूछा और यहाँ ऑप्शन भी नहीं है ना, सीधा वो आपका डेटा एंट्री का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन भी नहीं है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, यार आसान सी तो चीज है, सर ने तो बताया ही था कि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। सर ने कहा था ऑर्डर साइज ले लेना बेटा, है ना, और उसको डिवाइड कर देना 2 से, और उसको मल्टीप्लाई कर देना कैरिंग कॉस्ट से, ठीक है, और फिर आपकी होल्डिंग कॉस्ट निकल जाएगी। तो सर ने बोला था ऑर्डर साइज ले लेना, ऑर्डर साइज यहाँ पर 1500 यूनिट का दे रखा है, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, कैरिंग कॉस्ट है 3, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 1500 divided by 2 and then multiplied by 3, this will be 2250, 2250 मेरी कॉस्ट आ रही है जी। और यही बच्चा भर आता है और गलत कराता है ना। यहाँ पर ये
गलत है, 2250 आपकी होल्डिंग कॉस्ट नहीं है, ये होल्डिंग कॉस्ट का सिर्फ एक पार्ट है, पार्ट ए। ये है अगर आपका बफर स्टॉक जीरो होता है तब। मैंने बोला था ना कि अगर आपका बफर स्टॉक जीरो है तो 2250 की होल्डिंग कॉस्ट है। यानी कि अगर आपने बफर में कुछ नहीं रख रखा, कुछ रिजर्व नहीं है, तो उसको तो होल्ड करना ही। लेकिन जो रिजर्व रख रखा है, स्टॉक है, बफर में है, हमेशा पड़ा ही हुआ है, उसको होल्ड करने की कॉस्ट नहीं लगेगी क्या, ना? तो बफर स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? इसकी कॉस्ट हमेशा निकालने का फॉर्मूला होता है बफर स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। इसमें दो से डिवाइड नहीं करते बच्चे, क्योंकि ये कभी भी हमारा ना एवरेज आउट नहीं होता है ना, क्योंकि ये हमेशा पड़ा रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। ये ऑर्डर साइज को दो से डिवाइड करने का लॉजिक क्या है कि वो धीरे 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 वैनिश होता रहता है, तो होल्डिंग कॉस्ट भी कम लगती है। लेकिन बफर स्टॉक तो हमेशा ही पड़ा है, तो उसकी कभी भी कॉस्ट कम नहीं होने वाली है। इसीलिए बफर स्टॉक की जो कॉस्ट आएगी बच्चे, वो कितनी आएगी? बफर स्टॉक की कॉस्ट हमेशा बफर स्टॉक के हिसाब से ही आएगी। 700 नो नीड टू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट मींस 2100। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट जो इसने बोला है टोटल एनुअल कॉस्ट, ये टोटल एनुअल कॉस्ट आपकी ऑर्डर वाली कॉस्ट 2250 और बफर स्टॉक वाली कॉस्ट 2100, इन दोनों का टोटल होगी। 2250 यहाँ बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, इन दोनों का टोटल लिखा जाएगा, और दिस विल बी 4350। हेंस द आंसर इज $4350, नॉट $2250। करेक्ट? ठीक है, समझ में आ गया कि ये ऐसे क्यों किया है हमने? ठीक है, क्योंकि बफर स्टॉक हमेशा स्टॉक में ही है, इसीलिए उसकी स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट हमेशा लगती रहती है। तो इसीलिए अगर बफर स्टॉक के साथ आपको होल्डिंग कॉस्ट निकालनी हो तो बफर स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट एडिशनली ऐड करनी पड़ेगी। ओके, so this is what I wanted to explain here with respect to the holding cost। और बाकी क्वेश्चन तो सिमिलर हैं, मैंने बता दिया ईओक्यू के क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं ईओक्यू के डले हुए हैं, राइट? तो आप जो है फिर अभी क्या करना है आपको, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है खूब अच्छे से ईओक्यू की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए आगे इसका मैं नेक्स्ट जो पोर्शन है बच्चे वो नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, ईओक्यू का मैं नेक्स्ट पोर्शन नहीं पढ़ा रहा, ईओक्यू विद डिस्काउंट नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि आप पहले इसकी प्रैक्टिस करें, इसको दिमाग में बहुत अच्छे से फ्रीज करें कि अच्छा ये है ना, ऐसे होता है। द नेक्स्ट वीडियो में वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट ईओक्यू विद डिस्काउंट। उसके बाद ईबीक्यू इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी करके एक चीज है, उसके बारे में बात करेंगे। देन लेवल से और कुछ छोटे छोटे थ्योरी टॉपिक्स हैं, तो मे बी दो वीडियोस बने हुआ मटेरियल चैप्टर के लिए, एक एक घंटे के, तो वो हमारा दो वीडियोस में मटेरियल चैप्टर ओवर हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, राइट? तो होपफुली यहाँ तक सभी को चीजें अभी तक समझ आई हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, और अगर है भी तो आप मेल करें, कमेंट बॉक्स में डाल दें, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, है ना? राइट, तो अभी जो है तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, है ना? नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन जाते जाते फिर वही बात, समझ आ रहा है? लाइक कर दो, कमेंट करो अपनी क्वेरीज, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन आते रहे आपके पास नए वीडियोस के, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर। फिर से हम मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो नई कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।